तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गॉस का प्रमेय सिद्ध करना। जी हाँ, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशंस में 5 नंबर का पूछा जाता है। और इस सवाल में कुछ है नहीं, वैसे केवल इसको हाइप ज़्यादा दे दिया गया है, नहीं तो एकदम आसान है। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम आसानी से सीखने वाले हैं गॉस का प्रमेय सिद्ध करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस का प्रमेय कुछ यूं है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। तो सिद्ध करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं, तो चलिए हम इसको पढ़ते जाएंगे और इसके साथ चित्र बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है, माना एक बंद पृष्ठ है। तो चलिए सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। कुछ यूँ ऐसा हमारा बंद पृष्ठ होगा, ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया। फिर जिसके किसी बिंदु O पर, चलिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं O पर एक आवेश Q है, यहाँ एक आवेश Q है। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो स्टेप वाइज सीखना चाहिए, कभी भी नहीं हड़बड़ाहट में कि हाँ एक ही साथ पढ़ लें फिर कुछ समझ ना पाएँ, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम कहाँ तक पहुँचे थे। माना एक बंद पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु O पर एक आवेश Q है, तो हमने एक आवेश Q ले लिया। इस बिंदु O से, यहाँ एक बिंदु O इसका नामकरण कर दिया हमने, R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर, ये हमने बिंदु R ले लिया, सॉरी बिंदु कह दिया, इसके जो डिस्टेंस है वो R है। एक पृष्ठ, इस बिंदु से R दूरी पर हमने पृष्ठ पर, अच्छा ये जो पृष्ठ है उस पर एक छोटा सा अवयव dA ले लिया। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा अवयव dA ले लेते हैं। ये जो हमारा अवयव है वो है dA। फिर आवेश Q के कारण, जो ये आवेश Q, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अब आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो करेगा ही, तो इससे जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है जिसकी दिशा सरल रेखा में होगी, मतलब इसकी दिशा जो है वो सरल रेखा में होगी ऐसे, तो हमारा ये जो हो गया वेक्टर E हो गया, ये वेक्टर E हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा आगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर। अब यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्रफल वेक्टर को समझने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी क्षेत्रफल वेक्टर की बात होगी, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, तो उस पृष्ठ से हमेशा वो उसके अभिलंबवत ही होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले में समझ लें। तो परपेंडिकुलर होगा, यानी जैसे ये पृष्ठ है तो अभिलंबवत, मतलब इसके सीधा ऐसे लंबवत ऐसे खड़े में होगा। मुझे लगता है आप लोग समझ ही होंगे। तो यहाँ पर भी एक पृष्ठ है, जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसके अभिलंबवत होगा ऐसे, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, ई का क्षेत्रफल वेक्टर। चलिए, और फिर आगे क्या लिखा है, वेक्टर ए यानी जो विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण, ये जो उसके बीच का कोण है वो थीटा होगा। ठीक है, चलिए हमने एक कोण भी बना लिया, थीटा। तो अब अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, d फाई ई इज इक्वल टू ई dA कॉस थीटा, ई dA कॉस थीटा। फिर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए d फाई ई इज इक्वल टू, अब आपको पता होगा कि जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब ये तो पता ही होगा ना आपको। फिर उसके बाद हमारा यहाँ क्या बच गया, dA cos थीटा, ये हमारा बच गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से लिखते हैं d फाई ई इज इक्वल टू, हम चाहें तो ये Q है तो उसका जब 1 से गुणा करेंगे तो Q ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा Q/4πε0। अब यहाँ पर एक फॉर्मूले की बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अगर नहीं भी याद हो तो याद कर लीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं।
ये जो हमारा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो ये बच गया ना, डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर, यही तो बचा है क्योंकि क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर लिख लिया, तो हमारा यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बचा है। अब ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, इसे कहते हैं घन कोण, जैसे हम लोग डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। हम यहीं पर ये रीज़न ले लेंगे चूँकि अब यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं डी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो अगला आ जाएगा वो आ जाएगा पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर जब हम पूरे की बात करने लगे, पूरे जब पूरा होल का बात होने लगता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का, यानी कि समाकलन का। तो चलिए समाकलन करेंगे। हमारे पास ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा दिया, लेकिन आप एग्जामिनेशन में नहीं लगाइएगा क्योंकि मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था। तो समाकलन क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा, तो ये हमारा हो गया। इसका जो समाकलन है वो हम अलग से लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसीलिए डी फाई ई का समाकलन हो जाता है फाई ई, और क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन। अगर आपको समाकलन नहीं आता तो आप थोड़ा सा समाकलन सीख लीजिए, बेसिक बहुत सारे पढ़े होंगे यूट्यूब पे समझाने वाले, बेसिक से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा था, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ थोड़ा, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो डी ओमेगा का समाकलन है, यहाँ पर आप थोड़ा सजावट पे मत ध्यान दीजिए, आप केवल समझने पर ध्यान दीजिए। ये मत कहिएगा सर काट दिया, ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, हमें यहाँ पर केवल समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कैसे हो रहा है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू जो डी ओमेगा है उसका जो समाकलन होता है वो होता है 4 पाई। ये भी आपको याद करने की चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे चूँकि डी ओमेगा इज इक्वल टू समाकलन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, ये हमारा रीज़न हो जाएगा। तो आपको ये जो दोनों चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें वो आपको थोड़ा सा रट्टा मार लेना है बस, अगर 5 नंबर चाहिए तो। अगर आपको यही केवल 2 चीज़ें याद करने पर ही 5 नंबर मिल जा रहे हैं तो फिर क्या ही है। तो यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से हमें मिलेगा क्या, इसीलिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है हमारा गॉस का थ्योरम। तो यहाँ आप लिख लेंगे इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिकेप मार लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लिया था जिसके किसी बिंदु O पर एक आवेश Q था। इस बिंदु O से R दूरी पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ dA लिया था। फिर उसके बाद आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमारा वेक्टर ये था जो बाहर की ओर था। फिर जो पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर था वो पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर था, और इन दोनों के बीच का जो कोण था वो थीटा था। हमने ये सब केवल इन्फॉर्मेशन लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाया ए डी ए कॉस थीटा। उसके बाद जो हमारा आ गया डी फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा ई का जो है मतलब सूत्र था। फिर डी ए कॉस थीटा यहाँ पर बचा। फिर हमने यहाँ पर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लिया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर था जो कि घन कोण के बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है। उसके बाद फिर हमने इसका समाकलन किया दोनों पक्ष का, ये कांस्टेंट था ये बाहर आ गया। फिर यहाँ पर डी ओमेगा था, तो डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है 4 पाई होता है। उसके बाद यहाँ पर काटी पीटी करके हमारा आ गया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा गॉस का थ्योरम है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना कि मतलब कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आप और भी डेरिवेशन सीखना चाहेंगे या बस रहने दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।